हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो बच्चे, आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो बच्चे, गॉस थ्योरम की कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, उनको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चे, फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। आपके पास एक वायर है जो बच्चे आपकी इन्फिनिटली लॉन्ग है, और ये जो वायर आपकी चार्ज्ड है। अब इस चार्ज वायर की वजह से इसके आसपास की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, और उसका वैल्यू क्या होगी, उसका फार्मूला क्या होगा, उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए ये जो आपकी वायर है, ये वायर के ऊपर जो यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज डेंसिटी है, मान लीजिए कितनी है, आपकी लैम्डा है। तो बच्चे, अब अगर हम बात करें, मान लीजिए इस वायर के ऊपर मैंने दो लाइन एलिमेंट ले ली। कर लीजिए बच्चे, लाइन एलिमेंट। अब इस दो लाइन एलिमेंट की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट P है, मान लीजिए इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस एलिमेंट की वजह से होगी बच्चे आपके इस डायरेक्शन में, इसे मैंने कहा E1। इस वाले लाइन एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चे वो होगी आपकी इस डायरेक्शन में, जिसे मैंने कहा E2। अब बच्चे, अगर मैं इन दोनों कंपोनेंट को रिजॉल्व करूँगा तो मेरा कुछ इस तरह बनेगा, एक बनेगा यहाँ पे और एक बनेगा ये, एक इसका बनेगा सेम ये और ये, ठीक है। अब देखो बच्चे, यहाँ बात क्या है, ये दो लाइन एलिमेंट जो है वो एक ही लाइन पे हैं, और एक ऐसी वायर के ऊपर है जिसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है बच्चे यूनिफॉर्म है, और वो कितना लैम्डा है। इसका मतलब यहाँ का जो चार्ज होगा और यहाँ का चार्ज होगा वो इक्वल होगा। और ये जो डिस्टेंस दिया है बच्चे, ये आपको बिल्कुल मिड पॉइंट पर लिया है इन दोनों के, इसका मतलब डिस्टेंस भी इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि बच्चे, ये वाले कंपोनेंट और ये वाले कंपोनेंट जो होंगे वो क्या होंगे बच्चे, आपके इक्वल होंगे, और क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑब्वियसली बात है इक्वल होंगी, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो आपका सम हो जाएगा, ऐड अप हो जाएगा, और इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस वाले पॉइंट पे वो बच्चे सिर्फ इस वाले कंपोनेंट की वजह से होगी, और ये वाले कंपोनेंट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे बच्चे, आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है अच्छे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सिर्फ पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है अच्छे, चाहे वो कितने भी एलिमेंट हो, इस वाले डायरेक्शन में होगी। अगर ये वायर है, ठीक है अच्छे, तो वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चे वो रेडियल होगी। क्या होगी, रेडियल। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए ये आपका वायर है, अगर बच्चे इसका मैं इस तरह से देखूँ, एक ऊपर से देखूँ, बिल्कुल टॉप व्यू देखूँ इसका वायर का, तो बच्चे वायर का टॉप व्यू देखने से मुझे सामने क्या दिखाई देगा, एक पॉइंट दिखाई देगा। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बच्चे वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है अच्छे। ये वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगी, ठीक है अच्छे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कुछ इस तरह से। इसे हम कहते हैं बच्चे रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि बच्चे यहाँ पे जो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है वो बच्चे आपकी सिर्फ इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। इसके और जो कंपोनेंट्स है वो क्या हो गए बच्चे, आपके कैंसिल आउट हो गए। इसीलिए जो आपकी स्ट्रेट वायर होगी, चार्ज वायर होगा, स्ट्रेट चार्ज वायर होगा, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चे वो रेडियल होती है। क्या होती है, रेडियल होती है। अब बात करते हैं कि इसको हम फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी बच्चे इसकी शेप की, कि इसकी शेप कैसी होगी, वो रेडियल होगी। अब बच्चे इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसको फाइंड करने के लिए बच्चे हम गॉस थ्योरम यूज़ करेंगे, और बच्चे यहाँ पर हम गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे। देखिए बच्चे, मान लीजिए मेरा ये आपका चार्ज वायर है, ठीक है। ये आपका एक चार्ज वायर है, और ये जो है वायर आपका इन्फिनिटली लॉन्ग है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ बच्चे, मैं इस चार्ज वायर के अराउंड एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूँ। बच्चे, अगर बात करें ये आपकी वायर है, इस वायर के अराउंड अगर मुझे कोई गॉसियन सरफेस, एक क्लोज गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी हो सिर्फ इतने पार्ट के लिए, तो वो कैसी होगी, वो ऑब्वियस ही बात है बच्चे, वो एक सिलेंड्रिकल शेप में होगी। क्या होगी बच्चे, आपकी एक सिलेंड्रिकल शेप में होगी, वो कुछ इस तरह से होगी। ये आपकी गॉसियन सरफेस है, और इस गॉसियन सरफेस को जो मैंने ड्रॉ किया वो सिर्फ बच्चे एल लेंथ के लिए ड्रॉ किया है। मान लीजिए मैंने वायर का एक एल पार्ट लिया, और उस एल पार्ट के अराउंड मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे देखो, बात यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस वायर की वजह से वो पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में होगी,
ठीक है अच्छे। अभी हमने बात की थी ऊपर वाले केस के अंदर कि ये जो वायर है, वायर की ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। अगर ये गॉसियन सरफेस है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा। अगर मान लीजिए ये तो सरफेस है बच्चे, देखो ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है, अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा वो ये होगा, और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ तक समझ में आया। ये एरिया वेक्टर आपका इस वाले एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है अच्छे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर मुझे इस गॉसियन सरफेस के अराउंड टोटल फ्लक्स निकालना हो, क्या निकालना हो, टोटल फ्लक्स निकालना हो, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, मतलब देखो टोटल फ्लक्स क्या निकलता है बच्चे कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, और उसके अकॉर्डिंग बच्चे हम क्या लगाते हैं, गॉस थ्योरम लगाते हैं। देखो बच्चे हम बताते हैं कैसे लगाते हैं गॉस थ्योरम। देखो ये आपका जो टोटल फ्लक्स है वो अगर हम बात करें गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो क्या कहती है, वो ये कहता है वो आपका बराबर होता है ई डॉट डी एस के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखूँ, वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, अगर मैं इसको हटा दूँ तो कुछ इस तरह से होता है कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका जो सरफेस एलिमेंट है उसके क्लोज सरफेस इंटीग्रल को अगर मैं निकालूँ तो बच्चे मेरा क्या आएगा, मेरा टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अब देखो बच्चे टोटल फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बच्चे आपकी ये है, और यहाँ पे जो एरिया जो आपके सरफेस एलिमेंट है, या फिर हम कह सकते हैं उसको एरिया वेक्टर जो है हमारे, उनकी दो डायरेक्शन है, एक ये है और एक ये है। अगर मैं बात करूँ इस वाले कंपोनेंट की, इस वाले एरिया कंपोनेंट की और इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इनके बीच में एंगल कितना बच्चा आपका 90 है। यहाँ पे क्या एंगल बच्चा आपका 90 है, ठीक है अच्छा। और अगर बात करूँ इस वाले एरिया वेक्टर की और इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इनके बीच में एंगल कितना बच्चा आपका 0 है। अगर मैं अपने फॉर्मूले को दोबारा से लिखना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से होगा, ई वेक्टर ई डी एस कॉस थीटा, ये होगा। तो हमारा जो फार्मूला होगा वो होगा ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है बच्चे। अब यहाँ कॉस थीटा क्या है बच्चे, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट, एरिया वेक्टर। यहाँ पे जो थीटा है बच्चा आपका वो किसके बीच का एंगल है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है बच्चे। अगर हम बात करें ये थीटा की, इस वाले केस में बच्चे ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा बच्चा आपका, एक हो जाएगा बच्चा आपका इस वाले सरफेस के लिए, एक हो जाएगा इस वाले सरफेस के लिए। तो बच्चे अगर बात करें इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँ, ठीक है, एक ये वाली सरफेस है और एक ये वाली सरफेस है बच्चे। इस वाली सरफेस के लिए एंगल कितना है 90 है, तो बच्चे यहाँ पे cos 90 रखते क्या रहेगा, ये तो 0 रहेगा, ठीक है अच्छे। अगर हम बात करें, सॉरी देखो बच्चे यहाँ पे दोबारा से आता हूँ, ये दिख नहीं रहता आपको। तो यहाँ बच्चे अगर हम बात करें इस वाले फॉर्मूले को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्यों कर दिया बच्चे, क्योंकि यहाँ सरफेस कितने बच्चे मेरी दो सरफेस है, इन दोनों सरफेस के लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जब मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया तो एक सरफेस तो ये है, एक सरफेस आपकी ये है, दोनों सेम है बच्चे आपकी, ठीक है। इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो कि दोनों के डायरेक्शन देखा जाए तो अपोजिट है, ठीक है अच्छे। पर इसलिए मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा हूँ कि एंगल क्या है यहाँ पे 90 है, यहाँ पे एंगल क्या है बच्चा आपका 90 है, और cos 90 0 होता है, तो ये दोनों वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे 0 ही हो जाएंगे, और बच्चे यहाँ पे क्या आएगा 0, और सिर्फ बचेगा बच्चा आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, इसको मैं दोबारा से लिखना चाहूँगा, ये होगा ई डॉट डी एस कॉस थीटा, जहाँ पे बच्चा आपका थीटा क्या है 0 है, तो आपका जो बनेगा वो बनेगा सिर्फ ये, और यही आपका आएगा टोटल फ्लक्स। तो ये आपका आएगा टोटल फ्लक्स। अभी इसको हम फाइंड करेंगे, आगे देखेंगे कैसे आपका टोटल फ्लक्स निकालेंगे। तो बच्चे पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, एक बार दोबारा से मैं उसको वाइंड अप करता हूँ कि हमने बोला कि ये गॉसियन सरफेस है, ये आपका एक
वायर है, ये वायर जो चार्जड है, इसकी लेंथ L है, इसके अराउंड मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी। इस गॉसियन सरफेस की 3 सरफेस होंगी देखा जाए तो, एक होगी बच्चे कर्व सरफेस, एक ये वाली सरफेस होगी, एक ये वाली सरफेस होगी। इन दोनों के बच्चे अगर बात करें डायरेक्शन क्या है, आपस में अपोजिट है। और दूसरी बात ये है कि ये वाली सरफेस के जो एरिया वेक्टर्स हैं बच्चे, इनका जो एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर होने से cos 90 क्या होगा आपका, 0 रहेगा। तो ये वाला जो आपका कंपोनेंट है बच्चे वो क्या रहेगा, 0 हो जाएगा ड्यू टू द एंगल 90। और ये cos बच्चे आपका 0 होने की वजह से बच्चे, cos 0 होने की वजह से बच्चे आपका ये आपका जो हो जाएगा E.ds हो जाएगा। तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो cos 0 1 होता है, तो आपका सीधा का सीधा आएगा ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने पुट करी वैल्यू cos थीटा की वैल्यू पुट करी मैंने 0, तो आपका आ गया E.ds। यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करी 90, तो आगे बच्चे 0। ये समझ में आपको आया बच्चे। तो बच्चे यहाँ तक तो हमने बात करी कि हमारा एक्चुअल में जो टोटल फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा। अब हम इसको फाइंड करते हैं कि इसको हम आगे कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चे अब हम बात करते हैं हमारा जो टोटल फ्लक्स आया था वो कितना आया था, E.ds का क्लोज इंटीग्रल। अगर बच्चे हम बात करें, E बाहर ले लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या था बच्चे, आपका मैं दोबारा से बना देता हूँ। ये रेडियस मान लीजिए R है, इसकी लेंथ मान लीजिए आपकी L है। अब अगर बच्चे मैं इस पूरे सरफेस का, ये जो कर्व सरफेस है, इसका बच्चे मैं क्लोज इंटीग्रेशन करूँगा, सरफेस इंटीग्रेशन करूँ, तो बच्चे ये क्या है बच्चे आपकी, ये एक सिलेंडर है, और सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है बच्चा आपका 2πr_l। तो बच्चे फ्लक्स कितना आ गया टोटल आपका, E.2πr_l। ये तो आ गया टोटल फ्लक्स। ठीक है अच्छे, ओके बच्चे, ये आपकी कर्व सरफेस जो है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr_l होगा। ये आपका आ गया फ्लक्स। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि फ्लक्स बराबर होता है Q/में एप्सिलॉन नॉट। होता नहीं होता है, बट अभी हमने बात की थी कि वो पूरी जो वायर है उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, लैम्डा है। और वो किसके बराबर होता है बच्चे, वो होता है Q/में टोटल लेंथ के बराबर होता है। ठीक है अच्छे, तो अगर मैं बात करूँ टोटल चार्ज की, वो कितना आएगा, λ/L। ये आपका आगे बच्चे चार्ज। तो बच्चे फ्लक्स के फॉर्मूले में अगर मैं ये रख दूँ λ/L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो कोई दिक्कत। अब बच्चे यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर दूँगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा, ये आएगा E/πr λ/L अपॉन में एप्सिलॉन। L से L कैंसिल हो गया बच्चे, E बराबर आ गया लैम्डा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 2π एप्सिलॉन नॉट r। ये आपका आ गया बच्चे। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही होगी आपके बच्चे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के। मतलब कहने का ये है कि बच्चे अगर रेडियस को बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी क्या डिक्रीज होती जाएगी। तो बच्चे दूसरी बात ये आपको यही बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अराउंड अ लीनियर चार्ज्ड वायर। तो बच्चे यहाँ पे आज हमने क्या देखा कि एक अगर आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है तो उसके अराउंड की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, वो होगी रेडियल। दूसरी बात उसको हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, वही अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस सरफेस लगाएंगे, उसके बाद हम बच्चे उसको फाइंड करके उसको सॉल्व कर देंगे, तो हमारा बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी आ जाएगा कि एक चार्ज वायर के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। तो बच्चे आज हमने एक वायर के अराउंड पढ़ा, कल पढ़ेंगे एक चार्ज स्फीयर के अराउंड, कि एक चार्ज स्फीयर की बात करें तो उसके अराउंड की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, उस चार्ज स्फीयर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। ओके, फिर हम बात करेंगे बच्चे शीट के बारे में कि एक आपके पास एक इलेक्ट्रिक शीट है जो आपका चार्ज हो रखी है, उसके अराउंड की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, और उसके अगर दो चार्ज शीट लूँ तो उन दोनों चार्ज शीट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। ये सारी चीज़ें बच्चे हम अगली कुछ लेक्चर्स में देखेंगे। और फिर बच्चे ये सारे टॉपिक होने के बाद बच्चे हम आएंगे अपने कैपेसिटर पे, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। बच्चे देखिए तो बच्चे हमने यहाँ पे 2 चैप्टर अभी हमने कंप्लीट होने वाले हैं। एक हमारा पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है बच्चे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो पार्ट है बच्चे वो आपका कुछ खत्म हो चुका है, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स को बच्चे खत्म कर रहे हैं, जहाँ पे हम गॉसियन सरफेस या गॉस लॉ का यूज़ करके वो सब कंप्लीट कर रहे हैं। और फिर जैसे ही हमारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी बच्चे, हम आने वाली क्लासेस के अंदर अपना जो कैपेसिटर्स है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट
आपका टॉपिक है वो हम करने वाले हैं। और कैपेसिटर करने के बाद हमारे 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। फिर बच्चे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत सारी क्लासेस लेंगे न्यूमेरिकल्स की, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम टॉपिक्स के ऊपर, और हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।